सो हेलो डियर बटरफ्लाइज में आपकी स्टोरी टेलर घाई हो तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो कुछ औरतें होती हैं वो मोनिका को लेकर जा रही थी। फिर जो शौर्य है वो टेबल पे एक एनवलप में से एक चिट्ठी निकाल के रख देता है। इधर वो भी मुस्कुराते हुए इस कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर जो शौर्य है वो अपने पापा के पास खड़ा होता है जाकर। इधर उसके पापा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या बात है, कहाँ इतनी देर से थे तुम, और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? सुनो, सॉरी, इस बार कोई गलती मत करना। शौर्य कहता है, पापा इस बार गलती नहीं होगी, इस बार सिर्फ काम होगा। प्रताप कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं पापा, आप बस शादी इंजॉय कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। इतना कहकर जो शौर्य होता है वो पूरी शादी को देख रहा था। जो बिजनेस पार्टनर्स और बहुत बड़े बड़े लोग आए थे इस शादी में, वो उनकी तरफ देखता है और कहता है, कुछ ही देर बस। और जो सबके चेहरे पे ये मुस्कुराहट है ना, ये कुछ ही समय में मातम में बदल जाएगी। मातम नहीं होगा, जो ये बिजनेस पार्टनर है ये तुम्हें ही गाली देंगे शानी, जब ये तुम्हारी शादी ही नहीं होगी। नायिका का वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, देखते है अपने पापा की तरफ और कहता है, पापा आप इंजॉय कीजिए, मैं भी आता हूँ। प्रताप कहते हैं, क्या अभी आता हूँ, कहाँ जा रहे हो? दादी ने देख लिया तुम, वही तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। शौर्य कहता है, आप डरते होंगे दादी से, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अपनी शक्ल दिखा दी दादी को, वही बड़ी बात है। इतना का जो शौर्य होता है वो वहाँ से निकल जाता है बाहर की तरफ, अपनी कार की तरफ। इधर प्रताप भी शौर्य को नहीं देख रोकते हैं और इधर वो देखने लगते हैं शादी को। इधर जो ईशानी थी वो हवन कुंड में कुछ पान के पत्ते और उसमें कुछ सामान रखा हुआ था वो अभी डाल रही थी। इधर जो पंडित होते हैं वो कहते हैं, दुल्हन को सज्ज कर दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद दुल्हन को आना होगा। तो जो दादी हैं वो देखती हैं श्वेता की तरफ, अपनी बहू की तरफ, कहती है, थोड़ी देर बाद मोनिका को ले आके आना। श्वेता कहती है, जी मम्मी जी। इधर जो श्वेता होती हैं और सिमरन बजाज जो होती हैं वो वहीं पे भी खड़ी थी क्योंकि अभी दुल्हन को बुलाने नहीं जाना था। इधर दूसरी तरफ जो मोनिका को वो औरतें वैन में बिठा लेती हैं। वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे बट वो शौर्य के ही होते हैं। किसी को कुछ भनक ही नहीं पड़ी थी कि कब पीछे वाले गेट के बॉडीगार्ड्स चेंज हो गए थे। इधर मोनिका को वैन में बिठा लिया जाता है। इधर जो शौर्य है वो भी कार लेकर उसी की वैन के पीछे चला जाता है। वैन दूसरी रास्ते से जाती है और शौर्य दूसरे रास्ते से। यहाँ जो ईवा है वो बालकनी से खड़े होकर देखती है शौर्य को कार से जाते हुए। इधर ईवा कहती है, आज इसकी बड़ी बहन की शादी और ये शादी छोड़कर कहाँ जा रहा है? फिर वो थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, मुझसे क्या है?" इतना कहकर वो जो हाथ में फ़ोन मोनिका का पकड़े होती वो टैप टैप करके अपने हाथ पे मारते हुए जा रही थी मोनिका के कमरे की तरफ। उधर वो बढ़ती है मोनिका के कमरे की तरफ, तभी उसके सामने एक वेटर आ जाता है और कहता है, मैम आपको जल्दी से वेटिंग कैटरिंग वाले मैनेजर ने बुलाया, आप चलिए हमारे साथ। वीवा कहती है, क्या गड़बड़ हो गई? लगता है आज मेरी फ्रेंड की शादी में मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। एक तो ईशानी, इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, अब यहाँ। मैम ये आप क्या बोल रही हैं? आपको जल्दी से मैनेजर ने बुलाया है। वीवा कहती, हाँ चल रही हूँ। इतना कहकर वो वेटर के पीछे पीछे गार्डन एरिया की तरफ चली जाती है जहाँ पे सारा इंतज़ाम हुआ था। गेस्ट्स के लिए भी खाना और सब कुछ, कुछ इंतज़ाम अंदर भी हुआ था और शादी के बाद बाहर का भी था। इधर वो ईवा वहीं जाने लगती है। दूसरी तरफ ईशानी की सारी रस्में हो चुकी थी। इधर पंडित कहता है, जल्दी से दुल्हन को बुलाइए। इधर जो श्वेता होती है वो जाने लगती हैं, तभी सिमरन बजाज मतलब मोनिका की मम्मी कहती हैं, आप नहीं जा सकती, मुझे याद ही नहीं रहा कि दूल्हे जाते हैं अपनी दुल्हन को लिवाने के लिए। इधर दादी कहती, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है, दुल्हन की माँ या कोई और या उसके भाई होते हैं वो लेकर आते हैं उसे,
हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है। सिमरन बजाज कहती, दादी जी, हर रस्म आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगी। मानती हूँ कि आप दूल्हे वाले की तरफ से, बट हम भी दुल्हन वाले की तरफ से हैं। दादी कहती, बट हमारे यहाँ अपशगुन माना जाता है जब दूल्हा मंडप से उठता है। शादी के बाद ही, 7 फेरे लेने के बाद ही दूल्हा उठता है, तभी हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। शादी से पहले अपशगुन माना जाता है। सिमरन बजाज कहती, दादी आप अभी भी अपशगुन और शगुन पे मानती हैं? छोड़िए, हमारे यहाँ यही रस्म है कि दुल्हन को दूल्हा ही लिवाने जाता है। अब ये रस्म है तो हमने आपकी देखो सारी रस्में मानी थी 1 साल पहले। सगाई, मेहंदी, हल्दी सब आपकी रस्में चली थी, पर हमारे यहाँ ये रस्म मानी जाती है। इधर ईशानी की मॉम देखती है अपनी सास की तरफ और कहती, मम्मी जी, हमने इतनी सारी रस्में इनसे करवाई ना, तो एक रस्म इनकी भी कर लेते हैं। उधर जो दादी हैं वो देखती हैं आयशा की मम्मी की तरफ और आयशा की तरफ। उधर जो आयशा की मम्मी होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। उधर दादी कहती ठीक है। उधर वो जाती हैं ईशानी के पास और कहती हैं, बेटा जाओ उस मोनिका को उसके कमरे से लेकर आओ। उधर जो ईशानी होती है वो देखती है दादी की तरफ, इधर दादी हाँ में सिर हिलाती है। उधर जो ईशानी होती है वो खड़ी होती है और वो अपनी जूतियाँ पहनती है नीचे से और जाने लगती है मोनिका के कमरे की तरफ, जहाँ पे मोनिका तैयार हो रही थी। इधर उसके कदमों की आवाज़ उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके साफ चेहरे पे ना खुशी थी ना कोई गम, कुछ भी नहीं था। उधर वो बढ़ रही थी मोनिका के कमरे की तरफ। इधर मोनिका के कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं है। इधर वो 2-3 बार नाम चिल्लाती है कि मोनिका, मोनिका, बट वहाँ पे कोई नहीं था। इधर वो वॉशरूम का दरवाज़ा भी खोलती है जाकर तो देखती है वॉशरूम में भी कोई नहीं है। इधर वो आती है टेबल के सामने तो वहाँ पे एक चिट्ठी रखी होती है। इधर वो धीरे से उस चिट्ठी को उठाती है और इधर वो खोलती है उस चिट्ठी को और उसमें लिखा था, डियर ईशानी बेबी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं पहले से जानती थी तुम इस अ, खून खराबे में इन्वॉल्व हो, बट मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार थी। बट नहीं, मैं अब शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती शादी। मैं नहीं चाहती कि मेरी जान पे भी खतरा आए, इसलिए मैं शादी से भाग रही हूँ। सॉरी शानी बेबी। इतना ही लिखा था उस चिट्ठी में और हूबहू मोनिका की राइटिंग थी। इधर वो थोड़ा पेज को पीछे साइड पलटती है और कहती है, ये मोनिका तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। इधर वो देखती है तो पीछे भी कुछ लिखा हुआ था। परेशानी पड़ती है फिर से, आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था, बट मुझ में हिम्मत नहीं थी। बट कल मुझे हिम्मत मिल गई और मैंने सीधे तुम्हें शादी करने से मना कर दिया। तुमने मुझे 1 साल तक मैं शादी नहीं कर सकती पोस्टपोन किया ना, तो मैं अब शादी ही नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके पास फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुमने कभी मुझे एक पार्टनर जैसी फीलिंग्स ही नहीं दी है, तो आई एम सॉरी। मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस शादी को छोड़कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ ये एक सही टाइम नहीं है, पर फिर भी अलविदा, गुड बाय। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है पूरी चिट्ठी को जो खत्म हो चुकी थी। इधर वो ईशानी पूरी चिट्ठी को फाड़ देती है और उधर उस टुकड़े को फेंक देती है, उनके टुकड़ों को। इधर जो ईशानी वो सबसे पहले रूम का दरवाज़ा बंद करती है और वहीं बेड पे बैठ जाती है और कहती है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा मोनिका। तुमने इतनी गलत टाइम पे शादी रोकी है ना, वो भी मेरे साथ। इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
कहीं से भी ढूँढ निकाल के तुम्हें इस तरह बर्बाद करूँगी ना तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी को कि 7 पुश्तें याद रखेंगी तुम्हारी। इतना कहकर वो बेड पे हाथ मारती है। इधर जो पंडित होते हैं वो कहते हैं, जल्दी से दूल्हा और दुल्हन को लाइए, कुछ समय बाद मुहूर्त बीत जाएगा। इधर जो दादी होती है वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, बेटा आयशा, जरा देखो ईशानी और मोनिका कहाँ रह गए। इधर आयशा होती है वो हामी से हिलाती है और चली जाती है मोनिका के रूम की तरफ। इधर मोनिका के रूम की तरफ आते हुए दरवाज़ा खटखटाती है। इधर जो ईशानी होती है वो खड़ी होती है बेड से। इधर आयशा कहती है, ईशानी अंदर हो तुम? ईशानी कहती है, हाँ मैं हूँ। आयशा कहती है, मोनिका और तुम्हें जल्दी पंडित जी बुला रहे हैं, कहाँ हो तुम लोग? मोनिका तैयार है कि नहीं? ईशानी कहती है, नहीं, वो थोड़ा सा बस उसकी हेयर्स वो खराब हो गए थे तो वो बना रही है, बस 2 मिनट रुको। आयशा तुम जाओ नीचे, मैं अभी लेकर आती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पंडित जी को बता देना। तो आयशा कहती, बट एक बार मुझे देख तो लेने दो। ईशानी कहती है, मैंने कहा ना तुम जाओ, और कह देना थोड़ा टाइम और लगेगा। तो आयशा कहती है, ठीक है। इतना कहकर जो आयशा होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो वो दादी के पास जाते हुए कहती है, दादी वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। दादी कहती है, कितना टाइम और तब से मोनिका क्या कर रही थी, और ईशानी कहाँ है? आयशा कहती है, दादी वो रूम में ही है, उसका थोड़ा हेयर वो बिगड़ गया था तो वो सही करवा रही है। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी 4 बजे तक मुहूर्त है, तो अभी आते होंगे वो। तो दादी कहती ठीक है। तो जो सिमरन होती है वो मन में कहती है, ये मोनिका कहाँ रह गई? तो श्वेता कहती है, ये मोनिका क्यों नहीं आ रही है सिमरन जी? तो सिमरन कहती है, आती होगी वो, आप तो जानती हैं, शादी जिंदगी में एक बार होती है तो दुल्हन का तैयार होना तो बनता है ना, आप खुद समझती हैं। वैसे हमारी मोनिका है ही इतनी प्यारी। अ, ईशानी की मॉम कहती, हाँ, अगर आपकी मोनिका प्यारी है तो मेरी ईशानी किसी से कम नहीं। सिमरन बजात कहती, बिल्कुल बिल्कुल। इतना कहकर ये लोग वहीं पे खड़े थे। फिर पंडित जी कहते हैं, जल्दी बुलाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। इधर दादी कहते हैं, कुछ समय और रुकिए पंडित जी, अभी आते हैं दोनों लोग, बस 10 मिनट और। इधर पंडित जी कहते हैं, ठीक है। तो जो पंडित जी होते हैं वो अपनी थाली सजाने लगते हैं जो कुछ थी। इधर जो आयशा होती है वो, उसको कुछ गड़बड़ लगती है बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, और वो भी बस ईशानी और मोनिका के आने का वेट कर रही थी। इधर जो ईशानी है वो कमरे में चक्कर लगा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। इधर वो मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद को देखते हुए कहती है, अगर ये खबर बाहर फैली तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। भी अभी कल दादी जेल आ होकर आई हैं, शेयर्स वैसे भी डाउन है, और शादी में तो बिजनेस वाले के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अगर किसी को पता चला कि दुल्हन फरार है तो बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बेइज्जती होगी। इतना अगर वो ड्रेसिंग टेबल पे 2 बार हाथ मारती है। इधर जो ईवा है वो उस मैनेजर से मिलकर मोनिका के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इधर वो मोनिका के कमरे की तरफ आते हुए कहती है, काश मोनिका जी तैयार हो गई हो और मैं लारा की शादी में जल्दी पहुंच जाऊँ। ये पता नहीं, शादी आदि नहीं, मेरे इस महीने का जी का जंजाल हो गया है। भगवान। इतना अगर वो फिर से अगेन अपने हाथ पे फोन मारते हुए आ रही थी। इधर रूम का दरवाजा खोलते हुए कहती है, मोनिका जी आप तैयार है ना? इधर वो जैसे ही उस कमरे में ईशानी को देखती है। इधर जो ईशानी है वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख ही रही थी अपना फेस। इधर उसकी नजर जाती है ईवा पे। इधर जो ईवा थी उसके हाथ से फोन छूट जाता है ईशानी को देखकर। इधर जो ईवा थी जैसे उसने दरवाजा खोल लिया था, अब उसने ईशानी को देखा था, वो अब पीछे बढ़ रही थी, अपने कदमों को वो पीछे
बढ़ा रही थी। इधर ईशानी देखती है ईवा को और उसे अंकित वाली बातें याद आती है कि एक रात के 1 लाख। इधर ईशानी कहती है, ये तुम, और ये तो मोनिका का फोन है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? इधर ईवा कहती है, वो कुछ नहीं, मोनिका जी कहाँ है? इधर जो ईशानी है वो जाती है ईवा के पास। जो ईवा है वो पीछे बढ़ बढ़ ही रही थी और वो सीधे जैसे देखती है ईशानी उसकी तरफ बढ़ रही है, वो वहां से भागने वाली थी। एंड वो जस्ट वहां से चल के जाने ही वाली थी, बट जो ईशानी होती है उसका हाथ पकड़ लेती और सीधे उसको रूम के अंदर खींच लेती है और सीधे दरवाजा बंद कर लेती है। उधर ईवा कहती है, क्या करिए आप, हटिए, मुझे जाने दीजिए। तो जो ईशानी है उसको हाथ पकड़ लेती है और सीधे उससे वॉल से लगा देती है और कहती है, मुझे पता है तुमने ही मोनिका को शाम को भड़काया था, इसीलिए वो चली गई, वरना 1 साल में मैंने इतनी बार शादी पोस्टपोन की, वो नहीं गई भाग कर। और इसीलिए तुम्हारा उसका फोन तुम्हारे पास है ना? बताओ कहाँ है मोनिका, जल्दी बताओ कि मोनिका है कहाँ? ईवा कहती, क्या मतलब है आपका? और आप क्या कह रही, मोनिका जी फरार? मोनिका जी अभी यहाँ तैयार हो रही थी, वो शायद नीचे गई होंगी मंडप में। ईशानी कहती, तमीज, तमीज, मुझे पता है कि तुम अब भोली बनने का नाटक कर रही हो, तुम ही ने मोनिका को भगाया था। कल मुझे सारी बात मोनिका ने बताई थी कि तुम ही हो जो उसे उकसा रही हो कि शादी मत करो, इसीलिए मोनिका छोड़कर चली गई है शादी। इधर ईवा कहती है, मैंने नहीं किया कुछ भी, मैंने नहीं, मोनिका को मैंने मोनिका जी से बस इतना कहा था कि ईशानी कहती कि क्या, क्या, कि ईशानी से शादी रहने दो करने को। ईवा कहती, मोनिका जी क्यों दूध पीती बच्ची नहीं है जो मेरी बातों में आ जाएंगी, उन्हें आना होता ना तो वो 1 साल पहले ही आपको छोड़कर चली गई होती। और मुझे नहीं पता कि आप किस टॉपिक पे बातें करें, और मेरा काम खत्म, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जो ईशानी ने उसके हाथ पकड़े होते वो उसे छुड़ाती है और जाने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इधर जैसे ईवा ये सुनती है ऐसा लगता है कि 440 के 880 वोल्ट का उसे झटका लगा था। आंखें बड़ी बड़ी और थोड़ा सा मुंह खुल जाता है उसका। अचानक से कोई ये कह दे तो 880 क्या, 2000 वोल्ट का भी झटका लग जाए उसे, वो भी ऐसे जल्लाद इंसान के हाथों। ईशानी कहती, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, समझ में आया? अभी। इधर ईवा सिर्फ देख रही थी ईशानी को, उसकी हिम्मत क्या, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ईशानी क्या क्या रही है। तब ईवा अपने थोड़े अब सेंसेस में आती है और कहती है, आप पागल है क्या? नहीं आप पागल है? आप आपसे शादी? बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो ईशानी को धक्का देती है। इधर जो ईशानी होती है वो पकड़ लेती है ईवा का हाथ और सीधे सीधे उसे खींचते हुए सीधे उस बेड पे लिटा देती है और उधर उसके सिर की तरफ अपनी जूती रखती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फ्री में नहीं खरीद रही हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, शादी करने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ईवा होती को देख रही थी सिर्फ ईशानी के फेस की तरफ, उधर वो कह रही, आपको क्या लगता है आप किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती एक शादी कर लेंगे और आप उससे कहेंगे सिर्फ पैसे के लिए? मैं आपसे ना पैसे के लिए शादी करूंगी? छी, कैसी सोच है आपकी ईशानी। इधर ईशानी होती है वो ईवा के बाल पीछे से पकड़ती है
बहुत टाइटली पकड़ती है। ये तुम मुझसे कह रही हो? बिकने वाला खुद खरीदार पे उंगली उठा रहा है। ये बातें तुम्हारे अच्छे मुंह से अच्छी नहीं लगती युवा। क्या मतलब है आपका ईशानी? मतलब ये है युवा जी, इतना कहकर जो ईशानी होती है वो युवा को बालों से ही पकड़ कर खड़ा करती है अपने बिल्कुल सामने और कहती है, जो लड़की किसी के साथ भी पैसों के लिए सो सकती है, एक रात उसके साथ गुजार सकती है। मुझे नहीं पता था कि आप इस इतनी घटिया है ईशानी जी। तो जो ईशानी है वो जैसे उसके गाल पे थप्पड़ पड़ा था, वो ईवा की कमर को इतनी तेज पकड़ती है, उसके बालों को और भी टाइटली पकड़ती है और वॉल से लगा देती है और कहती है, गलती तुमने की है तो हर्जाना भी तुम्हें ही भुगतना होगा। तुम मुझसे शादी करोगी, तुम मेरी दुल्हन बनोगी, तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनोगी, सिर्फ एक रात के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा करना होगा, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। ईवा कहती है, आप मुझे मार भी देंगी ना तो मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तो जो ईशानी होती है वो उसने जो हेयर्स को पकड़ा होता है ईवा के, वो उसे छोड़ देती है, बट उसकी कमर पे हाथ रखे रहती है। इधर वो उसकी कमर को अच्छे से पकड़ती है टाइटली और कहती है, शादी तुम्हें करनी होगी ईवा, करनी होगी। गलती तुमने की है तो इसका खामियाजा भी तुम ही भुगतोगी ना। पर जो ईवा है वो ईशानी को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, तो जो ईशानी है उसका हाथ पकड़ लेती है, उसकी कमर पे से हाथ हटाकर वो सीधे उसका हाथ मोड़ देती है, उसकी वेस्ट की तरफ उसका हाथ ले जाती है और कहती है, हाथ नहीं उठाना, तो हाथ तोड़ने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चुपचाप दुल्हन का जोड़ा पहनो और तैयार होकर मंडप में आओ, वरना मैं अभी बताऊं, अगर कपड़े नहीं पहने जा रहे हो तो मैं पहना दूंगी। पहनो ये जोड़ा, शादी तुम मुझसे करोगी अभी। और इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता है, तो तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो ईवा को पकड़ती है और सीधे बेड पे फेंक देती है और कहती है, सिर्फ 5 मिनट। इतना कहकर वो चली जाती है और सीधे दरवाजे रूम के बाहर और खड़ी होती है जाकर। इधर 10 मिनट तो कब के गुजर गए थे। उधर पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त बीता जा रहा है, कोई जाइए और लिवा के आइए दुल्हन को। इधर जो दादी जी होती है वो कहती है, मैं ही जाती हूँ। इतना कहकर जो दादी होती है वो जा रही थी ऊपर की तरफ। तो जो दादी होती है वो देखती है ईशानी बाहर खड़ी, इधर वो दादी जाती है ईशानी की तरफ और कहती है, मोनिका अभी भी तैयार नहीं हुई है। ईशानी कहती, दादी वो तैयार हो रही है, बस उसको मंथली प्रॉब्लम है, तो वो अभी बस उसी को प्रॉब्लम है, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ ना। उधर दादी कहती है, जल्दी लेकर आना। इतना कहकर जो दादी होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो ईवा थी उसने दुल्हन का जोड़ा नहीं पहना हुआ था। इधर ईवा आती है सबसे पहले और वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। तो वो देखती है कि एक साड़ी टंगी हुई है। इधर वो बालकनी से साड़ी को बांधती है। इधर वो लटकते हुए धीरे धीरे उतर रही होती, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ही था रूम। तो जो ईवा होती है धीरे धीरे लटकते हुए निकल जाती है, उस बालकनी से नीचे कूद जाती है। तो बॉडीगार्ड तो जैसे ही ईवा उतरी थी नीचे और जा रही थी, इधर वो देखते हैं, बट उन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो सोच रहे थे कि ईवा अपने घर जा रही है।
घर जा रही है ईवा। वो अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ ही रही थी चुपके चुपके से, बट वहीं केटरिंग वाली मैनेजर फिर से आ जाता है उसके पास। इधर वो ईवा के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है, मैम 2 मिनट प्लीज, आप उतने टाइम इतनी जल्दी से चलेंगी तो मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैम एक बार देख लीजिए प्लीज, हमारी नौकरी का सवाल है, एक भी कमी ना हमें कंपनी से बाहर निकलवा देगी। आप एक बार केटरिंग का देख लीजिए। ये तो जो ईवा मैनेजर की तरफ देखती है उसे धक्का देती है, बट जो मैनेजर होता है, मैम आप कैसे बिहेव कर रही हैं, मैम एक बार देख लीजिए। मैं वो ईवा का हाथ पकड़ लेता और कहते मैम प्लीज एक बार देख लीजिए। तो जो ईवा होती है वो कहती जाने दीजिए मुझे। वो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी ये मसला सुनकर आ जाते हैं। इधर वो देखते हैं ईवा की तरफ, वो कहते हैं मैम वो आपको बुला रहे तो आपको जाना चाहिए। इधर जो ईवा होती है वो कहती है हाँ हाँ ठीक है जा रही हूँ, क्योंकि अगर उसने अभी चिल्लाया तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और फिर ईशानी को पता चलता कि मैं भाग रही हूँ। तो जो ईशानी है उसका फ़ोन रिंग होता है। तो जो ईशानी होती है वो किसी से बातें करने लगती है और उसे सारी सिचुएशन सब बताती है। फिर ईशानी उससे बात करते हुए उसके फेस पे अच्छी स्माइल आती है और कहती है तुम आ रही हो ना तो सब संभाल लोगी। और मोनिका को पता लगाओ कहाँ गई है वो, और कुछ समय में ना वो लड़की मेरे पास होनी चाहिए, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। जो जो इतना क्या करो थी, ईशानी फोन कट कर देती है और दरवाजे पे नॉक करती है और कहती है ईवा दरवाजा खोलो। तो वो 3-4 बार नॉक करती है बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। उधर जैसे जैसे वो नॉक करती जा रही थी उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। इधर जो ईवा है वो मैनेजर को रफा दफा कर ही रही थी। इधर जो ईशानी है वो देखती है कि ईवा दरवाज़ा नहीं खोल रही। इधर जो ईशानी है वो दो लात अपनी दरवाजे पे मारती है, 2 बार अपना पैर मारती है तो जो दरवाज़ा है वो ढीला पड़ चुका था। तो जो ईशानी है वो तीसरी बार पैर मारती है, इधर जो दरवाज़ा होता है वो टूट जाता है, उसकी कुंडी टूट जाती है, तो दरवाज़ा खुलता है तो देखती है ईशानी अभी बेड पे वो दुल्हन का जोड़ा पड़ा हुआ था। इधर वो जाती है बालकनी की तरफ तो देखती है वहां पे साड़ी लटकी हुई है। इधर ईशानी उसी बालकनी पे हाथ मारती है और कहती ईवा अब तुम नहीं बचोगी, तो अब जो तुम्हारा मैं हश्र करूंगी ना तुम देख लोगी। इतना ये कर वो जाने लगती है नीचे, पर वो देखती है कि दादी वहीं पे थोड़ी दूरी पे ही खड़ी है। वो रुक जाती है वहीं पे। इधर जो ईवा है वो मैनेजर से अब बच चुकी थी। तो वो जल्दी से स्कूटी बैठती है और वो कपूर मैंसन से बाहर जाने ही वाली होती है। तभी जो एक कार होती है वो आती है और ईवा के सामने ही रुक जाती है। तो जो उसमें से वो खुशबू उतरती है और वो बॉडीगार्ड्स की तरफ देखती है और फिर ईवा की तरफ देखती है। एंड देन वो बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारे करती है तो जो बॉडीगार्ड्स होता है वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मेन वाला। इधर खुशबू कहती है कहाँ जा रही हो ईवा। ईवा घबराते हुए कहती है वो कुछ नहीं, दादी ने मुझे परमिशन दे दी है कि वो अ, वो खुशबू कहती क्या। इधर ईवा कहती वो मेरी फ्रेंड की शादी ना, मुझे जल्दी जाना है। इतना को जो ईवा होती है वो साइड से स्कूटी निकालने वाली होती है कार की। इधर जो खुशबू होती है वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कहाँ जा रही हो, अभी तुम्हारा कुछ काम है अंदर। इधर ईवा कहती है खुशबू मुझे जाने दो। खुशबू कहती है कहाँ जा रही हो, तुम्हारा थोड़ा काम है और पेमेंट। इधर खुश ईवा कहती है पेमेंट नहीं लेना मुझे। इधर खुशबू कहती है तुमको लगता है तुम यहाँ से जा पाओगी। ईवा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। खुशबू कहती है मतलब ये है कि इतना कहकर वो ईवा का हाथ पकड़ती है, उसे स्कूटी से उतार लेती है और कहती है अभी मुझे दादी का फ़ोन आया था तो उनसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, चलो।
इतना क्या कर जो खुशबू होती है वो मेन गेट से उसे नहीं ले जाती है, जो उसके पीछे से एक गेट होता है वो वहाँ से उसे ले जाती है। इधर ईवा खुशबू से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है बट नहीं छुड़ा पा रही थी। इधर खुशबू कह रही क्या कर रही हो ईवा तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम ईशानी मैम से भाग पाओगे? नहीं। और तुम्हें लगता है कि तुम अगर घर से निकल गई होती तो तुम बच जाती? नहीं। तुम्हें घर से उठवा लिया जाता। अब आराम से जो ईशानी मैम, अभी मुझे फोन आया था सब मुझे पता चल गया। अब तुम्हें चलना होगा। इतना अगर जो खुशबू होती है वो ले जा रही थी ईवा को खींचते हुए। इधर ईवा उसके आंखों में आंसू तक आ गए थे। इधर वो खुशबू से कहती है प्लीज खुशबू जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे ईशानी जी से शादी नहीं करनी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इधर खुशबू होती है वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है मेरी मजबूरी को समझो ईवा। और ईशानी मैम बुरी नहीं है, वो तुमसे बस शादी करेंगी जस्ट एक दिन के लिए। तुम्हारा इसमें कुछ नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ शादी हो। तुम्हें चलना होगा, सॉरी ईवा। इतना कहकर वो ईवा को और भी घसीटने लगती है। तो जो ईवा होती है उसको लिटरली अब इतनी गुस्सा आ रही थी। आई मीन तब से वो डर डर के रह रही थी। तो जो ईवा होती है वो जब उसे घसीटते हुए ले जा रही थी खुशबू, मतलब खींचते हुए, उधर वो मेज पे से गमला उठाती है और सीधे खुशबू के हाथ पे दे मारती है। इधर जो खुशबू के हाथ से ईवा का हाथ छूट जाता है, इधर जो ईवा होती है वो भागने लगती है उसी गेट से। बट तभी वहां पे दो तीन बॉडीगार्ड्स उसका दरवाजे के बीच में खड़े हो जाते हैं, उसका रास्ता रोक लेते हैं। उधर जो खुशबू होती है अपना हाथ झटकते हुए आती है और वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है और खींचते हुए ला रही थी उस कमरे की तरफ जहाँ पे ईशानी बैठी हुई थी। तो जो ईशानी है वो एक चेयर पे बैठी हुई थी। उधर खुशबू ईवा को सीधे फेंकती है। उसका उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उधर वो सीधे आगे की तरफ फेंक देती है ईवा को। इधर जो ईवा है वो सीधे ईशानी की पैरों की तरफ गिरती है जाकर। इधर ईशानी थोड़ा झुकती है और देखती है ईवा के फेस की तरफ और कहती है तुमने क्या सोचा? तुम मेरी मर्जी के बिना इस कपूर मैंसन से निकल पाओगी ईवा? नहीं निकल पाओगी कभी भी। इधर ईवा होती है वो ईशानी के पैरों में गिरी हुई थी। इधर वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है मैंने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज मुझे जाने दीजिए आप, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। इधर ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक भी नहीं है, औकात नहीं है तुम्हारी मुझसे शादी करने की। इधर जो खुशबू होती है वो कहती है मैम पर मोनिका जी गई कहाँ है? इधर जो ईशानी होती है वो दिखती है खुशबू की तरफ, कहती है "श्श, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें फिर उस मोनिका को तो मैं देख लूंगी, और तुम भूलना नहीं कि मोनिका को तुम्हें ही ढूंढना है। मैं खुशबू थी जी मैं भी ढूंढ लूंगी। इधर जो खुशबू होती है वो ईशानी के पास ही खड़ी हो जाती है आकर। इधर जो वो बेचारी ईवा थी वो अब खड़ी होती है और वो जाने वाली होती है, आई मीन खड़ी होकर भागने वाली होती है, बट जो खुशबू होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सॉरी ईवा, सॉरी। इतना कर वो ईशानी की तरफ उससे धक्का दे देती है। तो जो ईशानी होती है वो ईवा को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता, सिंपल भाषा में तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो जो ईवा होती है वो अपने फिर से हाथ जोड़ लेती है और कहती है मैं आपसे शादी नहीं करनी चाहती, मैंने आपका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं सिंपल सी एक वेडिंग प्लानर हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए।
और सच बता रही हूँ, अपनी कसम खा रही हूँ, मैंने मोनिका जी को नहीं भगाया। मैंने बस गलती से कह दिया था। उन्होंने इस बात पे मुझे सुनाया भी था, बट मैंने कसम से उनको उनको भगाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। इधर ईशानी होती है, वो थोड़ा सा करीब करती है ईवा को और कहती है, हाथ नहीं तो क्या हुआ? और तुम ना ईवा इतनी भोली भाली मत बना करो, इतनी हो नहीं तुम। इधर जो ईवा होती है वो थोड़ा सा गुस्से में देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, जान तक चली जाना फिर भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मैं मरना बेहतर समझूंगी आपसे शादी करने से पहले। इतना ही कहकर वो ईशानी से खुद को छुड़ाती है और वो जाने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो अपने पॉकेट से फोन निकालती है और कहती है, लारा की शादी है ना आज, तुम्हारी फ्रेंड बुआ जी भी गई है वहाँ और तुम्हारी छोटी बहन भी। इधर जो ईवा जा रही होती है वो रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। इधर खुशबू कहती है, तुम्हें पता है ईवा, गरीबियों की एक प्रॉब्लम होती है, एक तो अगर लड़की साइड से हो तो। उधर ईशानी थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है, खुशबू जरा दरवाज़ा बंद करो। तो जो खुशबू होती है वो दरवाज़ा बंद करती है और दरवाजे के सामने ही खड़ी हो जाती है जाकर। इधर ईशानी आती है ईवा के थोड़ा सा पास और कहती है, पता है सबसे बड़ी समाज में बदनामी क्या होती है ईवा? अगर शादी के ही दिन पता चले कि लड़की का अफेयर चल रहा है, भले वो झूठ क्यों ना हो, पर शादी के दिन इतनी बड़ी आग फैलाना ही शादी को बंद करवाने के बराबर होता है। कोई रिश्तेदार विश्वास नहीं करेगा। इतना है कि वो फोन को थोड़ा आगे और करती है, युवा को दिखाती है और कहती है, अभी अगर मैं यहाँ पे एक लड़की को और उसके पेरेंट्स को भेज दूँ और कह दूँ कि लारा उसकी प्रेमिका है, तो वो लोग एक साथ रिलेशनशिप में थे, तो लड़की जात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, पर वो जो लड़का इस समय जाएगा उस पे सब विश्वास करेंगे। हम्म? उधर ईवा कहती है, अंगद भैया का प्यार इतना कम नहीं है कि आपके कहने से इतनी जल्दी टूट जाए। वो पूरी तरह विश्वास करते हैं लारा पे। उधर ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, चलो मान लिया अंगद विश्वास कर लेगा, लारा का होने वाला पति विश्वास कर लेगा, पर उसके सास ससुर क्या कहेंगे? और समाज में ऐसी बदनामी तो होती रहती है, होती है। और कहीं सुसाइड ना कर ले वो, क्योंकि जितनी मैं आग फैलाऊंगी उसमें कई लोग मेरे भी तुम्हारी शादी में शामिल हैं। तुम क्या सोच रही हो कि मैं कोई छोटी मोटी खिलाड़ी हूँ? नहीं, तुम सोच रही होगी कि ये लड़का और उसके पेरेंट्स क्या ही उखाड़ लेंगे। जितने तुम्हारे वहाँ रिश्तेदार हैं उससे ज़्यादा मेरे भेजे गए चमचे हैं, और एक चिंगारी इस पूरी शादी को तहस नहस कर देगी। तुम चाहती हो ऐसा हो? तुम्हारी फ्रेंड लारा की शादी बर्बाद हो? बताओ युवा, मुझे पता है तुम अपनी जान भी दे दोगी कि मुझसे शादी नहीं करनी, बट मैं जानती थी। तो जो खुशबू होती है वो आती है ईवा के पास और कहती है, ईवा शादी कर लो ना। इधर ईशानी कहती है, पता है खुशबू, ये गरीब की एक आदत होती है, ये भोली भाली दिखती है पर होती नहीं है। हर किसी के साथ रात गुजार के आ जाएंगी, और अगर इनसे हम जैसे लोग काम करने को कह दें तो शरीफत दिखाएंगे। इधर जो ईवा होती है वो तमाचा मार देती है ईशानी के। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, तुम नीचे संभालो चल के, और ध्यान रहे कोई आ ना पाए, मैं अभी इसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो तो तुरंत 2 सेकंड नहीं लगती, वो सीधे दरवाजा खोलती है और चली जाती है। तो जो ईवा ने तमाचा मारा था, ईशानी उसकी हाथ को पीछे की तरफ ले जाती है और कहती
तुम तो गई ईवा, तुम नहीं तैयार होगी ना, तो मैं ही तुम्हें तैयार करती हूँ। इतना कहकर वो उस शादी के जोड़े को उठाती है और सीधे वो दरवाजा बंद करती है। ये तो जो ईवा होती है वो देख रही थी ईशानी की तरफ, देख रही थी ईशानी की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अदरवाइज चलो बाय बाय टाटा। एंड ना मेरा बर्थडे आ रहा है तो जल्दी से 2 केक करा दो गाइस। बाय बाय टाटा, सी यू।